तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि पिछले 3-4 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। सीरियस तो कुछ नहीं है, लेकिन जो कॉमन कोल्ड मौसम बदलने से हो जाता है पंजाब में आजकल, एकदम गर्मी बढ़ने लगी तो कहीं वो कुछ ट्रैवलिंग भी काफ़ी हो गया था, एसी गाड़ी में ट्रैवल करना, कुछ ऐसा कुछ मिला जुला के कुछ ये हुआ कि 5 एक दिन से काफ़ी कोल्ड था, सर भारी और इस किस्म से। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहा कि ब्रेक नहीं आए अपने एपिसोड में, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आए, तो मैं मुश्किल से करता रहा। आज भी काफ़ी तकलीफ़ है, लेकिन अब मैं मिस नहीं कर सकता आपको, ना ही मैं एपिसोड मिस करना चाहता हूँ। तो खैर, आज हम बात करेंगे अजमल कसाब की। ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह सुना हुआ है। उसने क्या किया 26/11 के दिन और 27/11 के दिन, 28/11 के दिन, जो 3 दिन ड्रामा चलता रहा मुंबई में, और उस 26 तारीख की रात को क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब डिटेल काफ़ी कुछ अवेलेबल है नेट पे, सोशल मीडिया पे। उसकी जजमेंट भी आ गई, उसकी कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, उसके बाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, और उसके साथ साथ उसके जो फांसी दे दी गई फाइनली, एक ही एक्यूज जो बचा था वो भी आपने सब सुना। लेकिन मैं कुछ इससे कुछ हट के बातें करूंगा, जो शायद कुछ बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आती या उनको लाया नहीं जाता, क्योंकि कुछ बातें अगर उस केस में या शख्स के साथ जोड़ दी जाएं तो उनको बाद में सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई चीज़ें छुपानी भी पड़ती हैं। वो बातें भी आज मैं आपसे करूंगा, क्योंकि वो केस ख़त्म हो गया, वो इंसान ख़त्म हो गया। अब पोस्टमार्टम जो है वो करने की इजाज़त मुझे लगता है कि हमें है। तो देखिए, ये एक 18 साढ़े 18 साल का लड़का पाकिस्तान के एक बहुत ही गरीब परिवार में पला हुआ। हालांकि वो एरिया इतना गरीब नहीं है। वो जो जहाँ का ये रहने वाला है, रावलपिंडी एरिया में ओकारा करके एक एरिया है। ओकारा बहुत फेमस, वहाँ के लोग जो पैसे वाले गिने जाते हैं, और लैंडड प्रॉपर्टी उनकी बहुत थी इंडिपेंडेंस के पहले भी। वहाँ से बहुत से लोग 1947 की पार्टीशन के बाद मुंबई में भी सेटल हुए थे, और कुछ भाइयों की एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है मुंबई में, मस्जिद एरिया में, जो हमारा क्राइम ब्रांच का हेडक्वार्टर है क्राफर्ड मार्केट, उसके नज़दीक ही एक मस्जिद एरिया पड़ता है। उसमें एक बहुत बड़ी ओकारा ट्रांसपोर्ट करके फेमस ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो बहुत बड़े, एक जयपुर गोल्डन और ओकारा, ये दो उनके ऑफिस साथ साथ वहाँ पे हैं। और बहुत सी ओकारा से आई हुई फैमिली जो है, उन्होंने अपना सरनेम ही साथ में ओकारा रख लिया, और मुंबई में काफ़ी सारी गिनती नफरी उन लोगों की है। उस इलाके में एक फरीदकोट नाम का एक शहर है। हमारे पंजाब में भी एक फरीदकोट है, जो शेख फरीद के नाम से बनाया गया। पहले बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में था, अब एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वो काफ़ी खाते पीते लोगों का इलाका है, लेकिन साथ साथ गरीबी भी काफ़ी है। जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो ये जो अमीरी गरीबी का फ़र्क है, इसमें एक जो सोशल अनरेस्ट पैदा होता है, उस किस्म के अनरेस्ट से ये अजमल कसाब वो पैदा होता है। प्रोफेशन से ये आदमी, जो कसाई कम्युनिटी होती है एक, हर धर्म में होती है, हिंदुओं में भी होती है और मुसलमानों में भी होती है। तो इसका जो बाप था वो कसाई पुने का काम करता था, बुचर कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं। भेड़ बकरियां रखना, गाय भैंस, उनको लोगों के कहने पे जो जिन्होंने वो उनको कुछ खाना होता है तो उनको कत्ल करना जानवरों को, और उनका जो मटन होता है उसको आगे बेचना। वो बहुत कम लोग इस किस्म का काम आजकल करते हैं,
बहुत ज़्यादा तो वो ऑटोमेटिक हो गया, आजकल मशीनों के थ्रू कर लिया जाता है। लेकिन क्योंकि इसके वो घर में गरीबी थी, तो वहाँ से बचपन से इस आदमी ने अपने घर में, जहाँ आम घरों में दूध की दिखावट होती थी, दूध, दही, लस्सी, घी बनाया जाता था, इसने अपने घर में वो खून की जो नदियाँ तो नहीं कह सकते, जो छोटी छोटी नालियाँ थी, वहाँ से खून निकल के बाहर जाना, वो बचपन से देखा हुआ था। और कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात बैठी हुई थी। मैं सोच तो ये रहा था कि ये खून वाली बात नहीं करूं, लेकिन ये बताए बिना उस आदमी का जो करैक्टर है वो उभर के सामने शायद बराबर नहीं आ सकता अगर हम उसकी बैकग्राउंड में नहीं जाते। तो एक बचपन से एक हार्डन्ड दिल का आदमी था, जिसके दिल में मारने का या मरने का कोई खौफ नहीं था। और देखिए, इस किस्म के लोगों की तलाश ही, जो ह्यूमैनिटी के दुश्मन होते हैं, इस किस्म के लोग जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, टेरर मॉड्यूल चलाते हैं और उस टेरर को एक्सपोर्ट करते हैं अपने पर्सनल मफाद के लिए, दूसरे देशों में भेज के इनोसेंट लोगों का कत्ल करवाते हैं। तो उन लोगों ने LNT, लश्कर तोयबा के जो कारकुन थे, उन्होंने कसाब जैसे और 9 लोगों को चुना, जिनकी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ़ों से भरी हुई थी, और उनको पैसे का लालच दे के और कुछ धर्म का लालच दे के, और उनको जो बरगलाया जाता है कि आपको इतनी हूरें मिलेंगी मरने के बाद, इस किस्म से वो जो यंगस्टर का ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में खून खराबे की बातें भर के उनको तैयार करके हिंदुस्तान भेजा गया। और उसमें काफ़ी बड़ी प्लानिंग हुई, जिसमें डेविड हेडली वगैरह लोग दाखिल हुए, जिन्होंने इस केस में वीडियो के थ्रू गवाही भी दी। अमेरिका में भी जो ट्रायल चली, उसमें भी उन्होंने अपना जो बातें की थी वो सब बताई पब्लिक में, वो भी सब पब्लिक डोमेन में है। और प्लानिंग इस तरह की गई थी कि इन लोगों के लिए एक वो जो हमारा धागा होता है, वो कलरफुल धागा, जो जिसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू मशहूर हैं, उनकी कलाइयों पे जो रंगदार धागे बांधे रहते हैं, उस किस्म के धागे स्पेशली मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है हमारे मुंबई का, बहुत मान्यता है उसकी, वहाँ से डेविड हेडली ने बहुत बड़ी मात्रा में वो धागे से, जो कलरफुल धागे, वो खरीदे और वो पाकिस्तान जाके LNT के लश्कर तोयबा के जो कारकुन थे उनको दिए, और साथ में वो जो तिलक विलक लगाने का सामान होता है वो लेके साथ में, ताकि इनको हिंदू पेश करके हिंदुस्तान भेजा जाए। चाल कुछ इस किस्म थी कि इन सब की जो आइडेंटिटी बनाई गई वो हिंदू नाम की बनाई गई। जिस तरह कसाब का जो आइडेंटिटी कार्ड उससे जो तलाशी ली गई, जो मिला, उसके ऊपर उसका नाम समीर दिनेश चौधरी था और एड्रेस उस पर बेंगलौर का था। बेंगलौर में उसको एक कॉलेज का अरुणोदय कॉलेज, जिस किस्म का कॉलेज, उसका स्टूडेंट बताया गया और उसके ज़रिए इसको हिंदू बना दिया गया, एक नकली ID आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करके। इसी तरह के 9 डिफरेंट कार्ड डिफरेंट हिंदुस्तान के शहरों के डिफरेंट प्रोफेशन के बना के बाकी के 9 लोगों को भी दिए गए थे। और खुदा ना खास्ता कहीं अजमल कसाब ये भी बाकी 9 की तरह मारा जाता तो शायद हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बवाल होता कि देखिए, ये हिंदू टेररिस्ट लोगों ने मुंबई में इतना बड़ा खून खराबा किया है। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते, इंक्वायरी करते, इस हकीकत की तह तक जाते जाते काफ़ी महीने लग जाने थे, और उतने महीनों में जो एक सोशल अनरेस्ट हिंदुस्तान में बना रहना था, उसका कभी आप क्यास करके देखो, सोच के देखो तो बहुत डरावना लगता है। लकीली हमारे हिंदुस्तान के लिए या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए एक आदमी ज़िंदा पकड़ा गया, और वो भी एक आदमी की हिम्मत की वजह से।
जिसने इसकी बंदूक को पकड़ के अपने पेट के साथ लगा लिया और जब तक इसकी बंदूक छीन नहीं ली तब तक उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। पूरा मैगज़ीन उस सब इंस्पेक्टर उम्बले के पेट में लगा और वो आदमी वहाँ शहीद हुआ। मैं मानता हूँ कि इस पूरे ऑपरेशन में अगर सबसे बड़ा काम किसी ने किया है, कोई शहीद है रियल माने में, तो वो तुकाराम उम्बले था। और उसकी परिवार ने कोई भी कंपनसेशन लेना या पुलिस की नौकरी लेना या सरकारी मकान लेना, इस किस्म की कोई भी उन्होंने सरकारी फैसिलिटी एक्सेप्ट नहीं की है। तो उस उम्बले की बहादुरी को, उसकी शहादत को मेरा सलाम। और आप भी सब उसको शायद इसी नज़र से देखते होंगे। लेकिन उसको ज़िंदा पकड़ने के बाद और उसी टाइम पे अजमल कसाब के हाथ पे कुछ गोलियां लगी राइट हैंड पे। कुछ लोगों ने गोलियां भी चलाई, तो उसको इमीडिएटली वहाँ से पकड़ के, ज़िंदा पकड़ के इसको नायर हॉस्पिटल वहाँ पे नज़दीक है एक, वहाँ पे लेके जाया गया क्योंकि गोलियां लगी थी और ये आदमी एक ट्रांस में था। जो लोग इसको हॉस्पिटल लेके गए, मैंने कुछ ऑफिसर से बात की, वो ऑफिसर ने मुझे बताया कि ये ऐसे देख रहा था जैसे इसको कुछ पता नहीं है, किसी नशे में है। तो बाद में हालांकि ये बात कहीं किसी रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई, क्योंकि लाई जाती तो फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये वो सब पेश करनी पड़ती थी कोर्ट में, फिर उसमें बहस होती कि इसने ड्रग क्यों ली थी, क्या लिया था, और शायद इसने इसलिए ये इतना बड़ा कांड जो था वो ड्रग के असर के नीचे किया और इसलिए ये आदमी बेगुनाह है। तो कुछ जजमेंट के लिए होना तो वही था जो हुआ, लेकिन ट्रायल और डिले हो जाती और बहानेबाजियाँ की जाती। तो पता चला था कि इस आदमी ने अकेले नहीं, सबके सब 9 लोगों ने काफ़ी मात्रा में अफीम खाई हुई थी, ओपियम। और वो पाकिस्तान में वैसे भी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन इस किस्म का काम करवाने के लिए देखिए जैसे ये लोग पाकिस्तान से चले समुद्र के रास्ते इंडियन वाटर्स में आए, रास्ते में एक किश्ती को, जो बड़ी बोट थी, फिशिंग बोट, हमारा एक ट्रैवलर था बड़ा, कुबेर जिसका नाम था, वो हिंदुस्तान के गुजरात के रहने वाले आदमी का था। उसका ट्राला हाईजैक किया जाता है, अपना पूरा सामान वो पाकिस्तानी बोट से निकाल के इंडियन बोट में रखा जाता है और इंडियन बोट उनको हमारे कोस्ट गार्ड और नेवी से बचा के उनको मुंबई के नज़दीक ले आती है। और यहाँ से आके वो छोटी डिजीज़ जो हैं वो जो साथ में जो लेके आए थे फला के हवा से, उनमें बैठ के वो नारीमन पॉइंट का कप परेड पे ओबराय होटल के नज़दीक ही, जहाँ एक ज़माने में हमारा फ्री प्रेस जर्नल का ऑफिस भी वहीं पे हुआ करता था, उसकी खिड़की से देखो तो वो जगह नज़र आती है जहाँ पे ये लोग उतरे थे। और वहाँ से वो जो झोपड़पट्टी है उसमें से निकल के मेन रोड पे आके अलग-अलग ग्रुप में इन्होंने टैक्सियाँ पकड़ी। एक ग्रुप वहाँ से पैदल भी निकला और इन्होंने वो 5 जगह पे जो खूनी कांड किया, खूनी खेल खेला, उसकी पूरी डिटेल आपने देख चुके होंगे, लाइव टीवी पे दिखाया जा रहा था उन दिनों में। खैर, तो इस आदमी को उस ट्रांस की हालत में इसको कुछ पता नहीं था क्या बोल रहा है, कि एक बार बात कर रहा था, मेरी बंदूक मुझे दे दो, मेरी बंदूक कहाँ है, मेरी बंदूक लाइए, मेरी गोलियां मेरे को वापस करो। इसको अपने हाथ में जो गोलियां लगी थी उसकी चिंता नहीं थी, ये बार बार अपनी बंदूक वापस मांग रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, मेरी बंदूक लाइए। तो इसको मारा भी था बहुत लोगों ने, बहुत बुरी तरह, काफ़ी अंदरूनी चोटें भी आई थी इसको, लेकिन कुछ बड़े ऑफिसर्स के दखल देने से इसको उन गुस्से से भरे हुए पुलिस वालों से छुड़ा लिया और इसको हॉस्पिटल लेके गए, रश किया, क्योंकि हमारे लोग ये चाहते थे कि ये मरना नहीं चाहिए, अगर मर गया तो पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो एक शख्स जिंदा जो बचा था उससे इस केस का पूरा खुलासा हुआ, जो उसने बताया उसके चलते ही सब LNT का रोल सामने आया। और भी कुछ बातें थी जो सैटेलाइट कन्वर्सेशन हमारी एजेंसीज ने इंटरसेप्ट की थी, वो भी काफ़ी हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम आया। उसके बाद काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में था, नायर हॉस्पिटल में बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी वहाँ लगाई गई थी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की,
आईटीबीएफ की, वहाँ पे उसको लगा के जब ठीक हुआ तो वो जो ताबा था पूरा इसका, जो पहली अरेस्ट शो की गई थी वो एनएम जोशी मार्ग में शो की गई थी। तो क्योंकि वो जो एरिया था वो कुछ जो गोलीबारी करने का और आर्थर रोड जेल वहाँ पे ये वे सब किसी टेक्निकल रीज़न से पुलिस स्टेशन में जो इनिशियल रिपोर्ट जो रजिस्टर हुई थी वो जोशी मार्ग में रिलीज़ हुई। लेकिन उसके बाद इसका जो इन्वेस्टिगेशन था तो काफ़ी सारी इसकी जो इंटेरोगेशन थी वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने हॉस्पिटल में ही शुरू कर दी थी वाइल ही वाज अंडर ट्रीटमेंट। तो उसमें आईबी के हमारे लोग, आरएडब्ल्यू के लोग, उन सब लोगों ने जैसे जैसे ये बराबर होश में आने लगा, नशे की हालत से निकला, वो जो ज़ख्म थे उनसे रिलीफ मिली, तो इसकी काफ़ी जो इसका जो स्टेटमेंट थी ओरल या नोट्स वो सब पहले ही ले लिए गए थे। और उसके साथ जो और इनपुट्स मिली उसके चलते हुए ये भी खबर आई कि इसको पुलिस कस्टडी में मारने का प्लान भी हो सकता है। तो जैसे ही वहाँ से ठीक हुआ, मेडिकली फिट हुआ, तो इसको क्राइम ब्रांच के लॉकअप में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे फिर से एक बार इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने इसको क्वेश्चन किया, सवाल जवाब किए और जो ग्राउंड रियलिटी थी उनके साथ मैच किया गया। और उस सब कार्रवाई होने के बाद जो फाइनली इसको जो ऑफिशियली स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करनी थी, जो फाइनली कोर्ट में प्रोड्यूस की जानी थी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग का काम राकेश मारिया जो उस समय जॉइंट सीपी क्राइम थे उनके नीचे उनकी टीम को दिया गया। क्योंकि एजेंसीज वालों ने जो रिपोर्ट वगैरह बनानी थी वो उनके अपने मकसद के लिए होती है और उनकी बातें जो हैं वो कोर्ट में ओपन डिस्कशन के लिए पेश नहीं करते, ये उनका काम करने का तरीका है। तो जो महाले इंस्पेक्टर महाले थे जो आईओ बने इस केस के, उन्होंने राकेश मारिया की देख रेख में इसके इंटेरोगेशन नए सिरे से की। जो इनपुट एजेंसीज ने प्रोवाइड किए थे उनको एक बार फिर से टैली किया गया और ये लड़के को राकेश मारिया, वो पंजाबी हैं बेसिकली, वो लोग उनको कई लोग महाराष्ट्रियन या क्रिश्चियन समझ लेते हैं, लेकिन उनका सरनेम मड़िया है, लेकिन वो MARIA मड़िया भी बनता है, लेकिन क्योंकि मुंबई में क्रिश्चियन बहुत हैं उनके तरफ से उन्होंने मारिया सोच लिया। तो मड़िया साहब जो है उन्होंने जैसे इससे बातचीत करनी शुरू की तो उन्होंने पंजाबी बोलनी शुरू किया। तो उन्होंने अपनी किताब में भी एक सेंटेंस लिखा है कि मुंडिया तू कित्थों दा है, पाकिस्तान दे किहड़े पिंड तो हैं। तो जो अजमल साहब ने एक पुलिस ऑफिसर के मुंह से, एक पुलिस ऑफिसर के मुंह से पंजाबी सुनी तो उसका एक थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब दो शख्स एक ही भाषा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ सच्ची बातें, अंदर की बातें निकल के आ जाती हैं। उन्हीं दिनों में मुझे मालूम है राकेश मारिया से मेरी बात कई बार होती थी, नया नया केस था। तो एक बार उन्होंने ये भी बताया था कि उसको रब दी सौं कहने की बहुत आदत है। तो बहुत सारे कुछ बातचीत करते करते अचानक बोलता था, रब दी सौं मैनू नहीं पता, कि मुझे नहीं मालूम, मैं परमात्मा की, भगवान की कसम खा के कहता हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रब दी सौं शब्द का इस्तेमाल किया करता था। तो इस तरह से उसकी वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और साथ में जैसे ही उसका जुडिशियल रिमांड मिला तो उसको आर्थर रोड जेल, जो हमारी मुंबई की सबसे बड़ी जेल है, सबसे पुरानी जेल भी है, वहाँ पे शिफ्ट किया। उसके अंदर एक हाई सिक्योरिटी अंडा सेल है, जिसमें इसके पहले जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज़ थे उनमें से बड़े लोगों को भी उस अंडा सेल में रखा गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि उस अंडा सेल की बनावट ऐसी है कि वहाँ पे परिंदे भी पर नहीं मार सकते। तो उनमें से एक कमरा जो था अंडा सेल का, उसकी दीवार तोड़ के एक दरवाज़ा बनाया गया और जो दरवाज़ा था वो लेके जाता था उस रास्ते को
ये जो एक स्पेशल कोर्ट जेल प्रोमाइसिस के अंदर बनाई गई थी, जो जहाँ पे जो हमारे टाटा जज बैठा करते थे, उनको स्पेशल कोर्ट जेल के अंदर बनाई गई, जहाँ पे पूरा ट्रायल जो था इस केस का वो जेल प्रोमाइसिस के अंदर ही चला। तो अंदर से टाटा कोर्ट को के उस कमरे में अंडा सेल से इसको लेके आने की, वापस लेके जाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी के कमांडोज के पास थी। लेकिन क्योंकि वो जो जेल जो है आर्थर रोड जेल, वो एनएम जोशी मार्ग की ज्यूरिसडिक्शन में आती है, तो हर समय हर तारीख पे उसके जो सीनियर इंस्पेक्टर थे वहाँ पे मिस्टर ताज ने, उनका सरनेम है बसंत ताज ने, मेरी उनसे बात होती रहती है, वो पर्सनली सुपरवाइज करते थे कि उसको टाइम पे समय पे उसके सेल से निकाल के आईटीबीपी की सिक्योरिटी में कोर्ट में पेश किया जाए और हीयरिंग के बाद लंच ब्रेक के दौरान उसको वापस उसके सेल तक लेके जाया जाए। तो मुझे बताया मेरे सूत्रों ने कि ओवर द ईयर्स वो काफ़ी बीमार रहने लग गया था, उसका इलाज भी चलता रहा और जो उसकी जो खुराक थी वो डॉक्टर्स की बताए हुए तरीके से दी जाती थी, कुछ अंदर से उसका सिस्टम जो था काफ़ी वो गड़बड़ होने लगा था। और एक बात यहाँ पे और आपको बता दूँ कि जो उसके इसके स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि देखिए हमारे देश के कानून की मेहरबानी कि जिस शख्स ने हमारे देश में आके इतने लोगों को मारा, हम उसको उसकी भावनाओं की कदर करते हुए उसको मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी भी खिलाते हैं। उसका बहुत चर्चा हुआ देश भर में, प्रेस में, मीडिया में, और लोगों ने सरकार को बुरा भला कहा कि आप इस देश के दुश्मन को बिरयानी क्यों खिलाते हो। लेकिन जब आजुल साहब को फाइनली सज़ा हो जाती है, फांसी हो जाती है, उसके बाद एक पब्लिक फंक्शन में उज्ज्वल निकम ने माना कि वो बात उन्होंने मनगढ़ंत बनाई थी, उसने कभी बिरयानी नहीं मांगी थी और हमने कभी उसको बिरयानी नहीं दी। मैं तो खाली एक देश में एक देश प्रेम का माहौल बनाना चाहता था और उस आदमी को छोटा दिखाना चाहता था जिसने इतनी बेरहमी से हमारे देश के लोगों को मारा था। तो एंड में देखिए वो मेरे जो सोर्स थे जेल के अंदर जो उसकी निगरानी रखते थे, उन्होंने बताया कि वो जेल के सेल में अकेला, जहाँ पे और कोई नहीं होता था उसके साथ, एक गाना अक्सर गुनगुनाया करता था, इस दुनिया में पता नहीं दिल नहीं लगता, जाने को दिल करता है, कुछ इस कम का उनको गाने की एग्जैक्ट उनको लाइनें याद नहीं आ रही थी। हाँ, तो वो गाना था वो, हम छोड़ चले इस महफ़िल को, लेकिन अजमल साहब महफ़िल नहीं कहता था, वो दुनिया कहता था। हम छोड़ चले इस दुनिया को, याद आए कभी तो मत रोना। तो ये एक ही लाइन वो अक्सर गुनगुनाया करता था। और आखिर में जिस दिन उसको कोर्ट रूम में फांसी की सज़ा सुनाई गई, उस दिन भी उसने कटहरे से निकल के अपने स्थल तक जाते हुए यही गाना गाते गया, हम छोड़ चले इस दुनिया को, याद आए कभी तो मत रोना। तो ये करैक्टर था उस एक पाकिस्तान से आए मर्सनरी का जिसका काम था मरना और मारना। तो ये किस्सा अजमल साहब का यहाँ पे आज ख़त्म करेंगे। आने वाले दिनों में कुछ और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।